Hello, my dear friend. My name is Amit Punya and I am your English teacher. Today we will discuss about noun case. What is a noun case? देखिए दोस्तों, जैसा कि नाम ही शो कर रहा है, नाउन केस। नाउन यानी कि आपको पता है किसी प्लेस, थिंग, पर्सन का नाम होता है। और केस का मतलब क्या होता है? मामला। यानी कि नाउन किस मामले में है। यानी कि सिंपल तौर पे कहें कि नाउन केस यह बताता है कि सेंटेंस में नाउन का एक्चुअली में क्या यूज हुआ है। क्या वह सब्जेक्ट है, या फिर वह ऑब्जेक्ट है, या फिर वह पोजीशन में है, या अपोजिशन में है, या किसी को एड्रेस कर रहा है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ noun actually used in the sentence? What is on which place that is used? That is called noun case. Type of noun case: subjective case, objective case, possessive, complement of the word, case in a position, nominative of the address. चलिए दोस्तों, इन सभी टाइप्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। वेहन ए नाउन, जब कोई संज्ञा यानी कि नाउन एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सब्जेक्ट आमतौर पर वर्ब से पहले आता है। ये तो हमें पता ही है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। अफर्मेटिव में सबसे पहले, नेगेटिव में सबसे पहले, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो आपका WH वर्ड होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। दूसरा है दोस्तों, यह प्रश्नों को उत्तर देता है कि कौन क्या। यानी कि जैसे कि हम पूछे वर्ब से, ये क्रिया किसने की, कौन करने वाला है, वर्ब ने क्या किया, किसको किया, तो ये सब उत्तर वर्ब के साथ जो आपका नाउन है वो देता है। वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जो सब्जेक्ट होता है अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब की दूसरी कोई और फॉर्म आएगी। अगर सिंगुलर हुआ तो कोई और फॉर्म आएगी। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल लें। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो वर्ब में एस या ई एस लगता है, जबकि अनदर केसेस में नहीं लगता है। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल लें तो इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं। जैसे कि आई के साथ मैं, यू के साथ आर, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है। तो कह सकते हैं कि वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। अगला आगे है दोस्तों कुछ एग्जांपल्स। सिंपल सेंटेंस: राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर एक्शन करने वाला कौन है दोस्तों? सबसे पहले तो बात करते हैं एक्शन क्या है। इसमें एक्शन हुआ है खेलना यानी कि प्ले। और यहाँ पर कौन खेल रहा है? राम। दोस्तों, जब सब्जेक्ट के तौर पर जब कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तो हम मोस्ट केसेस में जो वर्ब होती है उससे क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर में आता है वह हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम फुटबॉल खेलता है, तो मैंने बोला फुटबॉल कौन खेलता है, तो आंसर में आया राम। द बॉय लाफ्स, लड़का हंसता है। कौन हंसता है? द बॉय। सब्जेक्ट एज ए थीम: द सन राइजेस इन द ईस्ट, द बेल रिंग्स। Subject in the plural form: the students are studying, dogs bark at strangers. Subject with helping verb: she is singing a song, they have completed the work. Subject in the question form: who broke the window, what made him angry. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए। सब्जेक्ट सिंपल सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे आता है, सब्जेक्ट कोई वस्तु सब्जेक्ट के तौर पे कैसे इस्तेमाल होती है, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में कैसे होता है, सब्जेक्ट विद हेल्पिंग वर्ब कैसे आता है, सब्जेक्ट इन क्वेश्चन कैसे आता है।
देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल एग्जाम्पल है, इनको आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमने जब टेंसेस पढ़े थे या टेंसेस आप पढ़ोगे तो उनमें नॉर्मली चार तरह के सेंटेंस यूज होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जिसमें टेंस के हिसाब से वर्ब भी लगती है, कई बार हेल्पिंग वर्ब लग जाती है मेन वर्ब के साथ साथ। कई बार जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस लें तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल लें तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है। अगर कोई और टेंस का एग्जांपल लें जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन ऑन विच प्लेस इट इज यूज। हाउ टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका: आस्क हु या व्हाट प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब से क्वेश्चन करो हु या व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, टीचर टीचर्स इंग्लिश। टीचर्स क्या है? हमारी वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं पढ़ाता। और हु का मतलब होता है कौन। तो कौन पढ़ाता है? तो आंसर में आया द टीचर। तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट। हर बार ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि सब्जेक्ट सिर्फ एक एक पर्सन हो। यह कोई थिंग, प्लेस, एनिमल या आइडिया हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या सबसे अच्छी नीति है? यानी कि हमने व्हाट से क्वेश्चन किया, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। आंसर में आएगा ऑनेस्टी। यहाँ पर यह कोई सजीव व्यक्ति या जानवर न होकर एक आइडिया है, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नाउन किसी भी फॉर्म में प्रयुक्त हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर हो, चाहे कॉमन हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या एटसेट्रा। कंक्लूजन निकलता है दोस्तों, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर। यानी कि वर्ब का जो करने वाला जो व्यक्ति होता है, वर्ब को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो कि एक्शन परफॉर्म करता है। इज ऑलवेज इन द सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। और वो हमेशा सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस में उपयुक्त होता है। सिंपल कहने का मतलब दोस्तों, जब सब्जेक्ट किसी नाउन का उपयोग सब्जेक्ट के तौर पे किया जाता है तो उसे हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे। हु यानी कि कौन से सब्जेक्ट पहचानने वाले वाक्य। जब करने वाला जब काम करने वाला यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन कोई व्यक्ति या जानवर हो तो हम हु से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि राम रीडिंग ए बुक। यहाँ पर हमारी बुक जो रीडिंग है वो एक्शन है, तो इस एक्शन को कौन कर रहा है? राम। यानी कि हु इज रीडिंग, आंसर में आएगा राम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। द टीचर टीचेज इंग्लिश। हु टीचेज इंग्लिश? टीचर। माई फादर वर्क इन ए ऑफिस। हु वर्क इन एन ऑफिस? माई फादर। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। हु आर प्लेइंग आउटसाइड? चिल्ड्रन। तो दोस्तों, आपने देखा कि हु का इस्तेमाल जब हम किसी वर्ब के साथ करते हैं, मतलब एक बार के लिए हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं। आप हेल्पिंग वर्ब वर्ब और जो बाकी का सेंटेंस पार्ट है उससे पहले हु लगाकर चेक करें कि कौन इसके आंसर में आ रहा है। तो अगर वो कोई व्यक्ति या जानवर हो तो उसे हम हु से फाइंड करते हैं। वॉट से सब्जेक्ट पहचानने वाले वाक्य। जब वस्तु, विचार या चीज काम कर रही हो तो व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो एग्जाम्पल लिए उन सभी में हु का प्रयोग किया, क्योंकि वहां पर जो डूअर था वो एक लाइव नाउन था। लाइव कहने का मतलब जीवंत, जीवंत संज्ञा थी। लेकिन जब हमारी संज्ञा यानी कि नाउन कोई वस्तु, विचार या कुछ भी और होता है तो उसे हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था ऑनेस्टी वाला एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हम ये कहेंगे व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि हम एक बार के लिए सब्जेक्ट को हटाकर यानी कि उस नाउन को हटाकर
जिस नाउन के बारे में हम पता करना चाहते हैं बाकी का सेंटेंस के साथ हु या वोट लगाकर पूछें तो हमें हमारा सब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, वोट राइजेज इन द ईस्ट, द सन। द बेल इज रिंगिंग, वोट इज रिंगिंग द बेल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वोट इज द बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी। तो आपने देखा दोस्तों, हु और व्हाट से क्वेश्चन करने पे हमें जो नाउन मिलता है उसे हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं कि वो किस केस में इस्तेमाल हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं या अक्यूजेटिव केस कह सकते हैं। जब किसी नाउन का उपयोग एज एन ऑब्जेक्ट किया जाता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस, उस नाउन को किस केस में बता सकते हैं कि यह नाउन ऑब्जेक्टिव केस, या दूसरे शब्दों में कहें तो अक्यूजेटिव केस होता है। हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। आस्क व्हाट, whom आफ्टर द वर्ब, यानी कि वर्ब से पूछो क्या या किसको। जैसे कि सी बोट ए बुक, उसने एक किताब खरीदी। तो यहाँ पर एक बार बुक को हटा दो और बाकी का सेंटेंस के साथ वोट या होम लगा के पूछो, वोट सी बोट, उसने क्या खरीदा। तब ही इज वॉचिंग ए मूवी, वोट ही वॉच्ड, उसने क्या देखी, ए मूवी। आई मेट ए टीचर, whom आई मेट, टीचर। दे इनवाइटेड द फ्रेंड्स, whom they invited, their friends. She helped the poor man, whom she helped, poor man. We are learning English. What we are learning English. तो देखा दोस्तों आपने, मैंने क्वेश्चन किया व्हाट से, whom से, तो हमें जो निकल कर आया आंसर वो क्या कहलाता है, सिंपली ऑब्जेक्ट। और उस केस, जिस केस में वो इस्तेमाल हुआ है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस या अक्यूजेटिव केस। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डबल ऑब्जेक्ट, यानी कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन डबल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जब एक ही टेंस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो बार प्रयुक्त होता है। आपका जो क्रिया के साथ वाक्यों में दो कर्म यानी कि दो ऑब्जेक्टिव आते हैं तो इसे डबल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए एक एक को देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन होता है जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव या निर्जीव दोनों ही हो सकते हैं दोस्तों। यह इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। नॉन लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी बोट ए बुक, व्हाट डिड सी बाय, उसने क्या खरीदा, ए बुक। लिविंग ऑब्जेक्ट का देखते हैं दोस्तों, लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों, द टीचर प्राइज्ड द स्टूडेंट, होम डिड द टीचर प्राइज, यानी कि टीचर किसकी प्रशंसा की, टीचर ने किसकी प्रशंसा की, द स्टूडेंट निकल के आया। तो दोस्तों पहला जो सेंटेंस था उसमें बुक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, दूसरे में अ, जो ऑब्जेक्ट है वो द स्टूडेंट है जो कि एक लिविंग थिंग है। तो यह मैटर नहीं करता कि आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। वो सीधा सीधा बताता है अगर किसी क्रिया का प्रभाव, यानी कि जो क्रिया है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए हो रही है, वो चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, हम उसे सजीव या निर्जीव की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ नॉन लिविंग हो, वह एक लिविंग थिंग भी हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद प्रोनाउन। सी कॉल्ड हिम, आई सॉ हिम देम यस्टरडे, यानी कि इन दोनों में ही हिम और देम एज ए प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुए हैं।
हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप फाइंड करो वर्ब, और उससे क्वेश्चन करो या तो व्हाट से या होम से आफ्टर द वर्ब। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जब सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो केवल सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि कहने का मतलब जो वर्ब होती हैं वो आपकी दो तरह की होती हैं। एक ट्रांजिटिव जिसे कि सकर्मक क्रिया कहते हैं, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं तो उनके साथ कंपलसरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट आए। ही स्लीप्स, वह सोता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्लीप्स वर्ब है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो यह अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन पूरा होने पर सिंपली विदाउट ऑब्जेक्ट आपका वाक्य का सेंस बता देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद व्हाट। सी राइट्स ए लेटर। व्हाट सी राइट्स ए लेटर, यानी कि आंसर में क्या है, ए लेटर। ही bought ए न्यू फोन। व्हाट ही bought, व्हाट डिड ही बाय, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ए न्यू फोन। देर आर दे आर वॉचिंग ए मूवी। व्हाट दे आर वॉचिंग ए मूवी। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। व्हाट आई कंप्लीटेड होमवर्क। ही नीड सम हेल्प। व्हाट दे नीड हेल्प। तो ये दोस्तों थे कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने वर्ड से फाइंड किया, और ये सारे के सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे। क्योंकि इनमें दो ऑब्जेक्ट तो आए ही नहीं, तो एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो सीधा सीधा पता चल जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल विद होम, ऊपर देखा हमने वर्ड से, अब देखते हैं होम से। आई मेट रोहन यस्टरडे। होम डिड आई मेट रोहन। शी कॉल्ड हर ब्रदर। whom she called her brother. The teacher punished the student whom the teacher punished, या ये कह सकते हैं whom did the teacher punish the student. We invited our relatives whom we invited, या ये कह सकते हैं दोस्तों whom did we invite our relatives. He helped the old woman whom whom did he help the old woman. अब बात करते हैं कंक्लूजन की। A direct object is a noun or pronoun that directly receive the action of the verb। यानी कि जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह है संज्ञा या सर्वनाम जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज लिया गया है। अगर उसका प्रभाव यानी कि क्रिया का प्रभाव सीधा पड़ता है तो वह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यह सजीव यानी कि लिविंग और निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग दोनों ही हो सकता है। इसे क्या या किसे यानी कि व्हाट या होम से पूछकर पहचाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन होता है दैट रिसीव द बेनिफिट और द रिजल्ट ऑफ द एक्शन इनडायरेक्टली, जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव सीधा न पड़ के इन अप्रत्यक्ष रूप से पड़े यानी कि इनडायरेक्टली पड़े। इट यूजुअली टेल्स whom, फॉर whom या फॉर what समथिंग इज डन। यानी कि इसको कैसे पहचाना जाता है, whom से बताकर या फॉर whom बताकर या फॉर what बताकर किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों थोड़े से
डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट एग्जाम्पल। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या से पता चल जाता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो टू होम या फॉर होम यानी किसे या किसके लिए लगाकर पता लगाते हैं। सी गेव मी ए गिफ्ट। देखो दोस्तों, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी और एक गिफ्ट। ये कैसे पता चलेगा? जैसे कि हम वर्ब से, जो हमारी वर्ब है गेव, उससे क्वेश्चन करते हैं व्हाट डिड सी गिव, उसने क्या दिया, एक गिफ्ट। तो ये आएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू होम डिड सी गिव इट, अगर हम इसे ऐसे पूछते हैं तो निकल के आएगा मी, जो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ही सेंट हर ए मैसेज। वर्ब क्या है इसमें? सेंड। तो हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट डिड ही सेंड, उसने क्या भेजा, ए मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू होम डिड ही सेंड इट, उसने इसे किसको भेजा, हर यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई टोट द स्टूडेंट्स इंग्लिश। वर्ब है हमारी टोट, तो हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, व्हाट डिड आई टीच इंग्लिश, जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं टू होम डिड आई टीच इट, मैंने यह किसको पढ़ाया, स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला है दोस्तों दे ऑफर्ड अस हेल्प। यहाँ पर हमारी वर्ब है ऑफर्ड, तो हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, व्हाट डिड दे ऑफर, हेल्प डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू होम डिड दे ऑफर इट, अस, यानी कि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई फादर बोट मी ए फोन, यहाँ पर हमारी वर्ब है बोट, तो हम आस्क करेंगे क्वेश्चन व्हाट डिड ही बाय ए फोन। टू होम डिड ही बाय इट, मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ऊपर जितने भी एग्जाम्पल आए हैं, तो उनमें मैं आपको सीधा सीधा एक कंक्लूजन बताता हूँ। अगर कोई सेंटेंस जिसमें जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव होती है, तो उसमें ऑब्जेक्ट आता है। अगर इन इनट्रांजिटिव होती है तो जरूरी नहीं कि उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आए। दूसरी बात दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम वर्ड से फाइंड करते हैं, और जब सिर्फ अकेला एक ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो तो हम व्हाट या whom का प्रयोग करके सेंटेंस से उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ केसेस में एक निर्जीव थिंग होती है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग होती है। और दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसका पता हम टू होम लगाकर करते हैं, जिससे हमें कोई सजीव यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस दोस्तों जिनमें दो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट को व्हाट से और इनडायरेक्ट को टू होम से पता लगाते हैं। और मोस्ट ऑफ केसेस में हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक नॉन लिविंग थिंग होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक लिविंग थिंग होता है। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है? अगर कोई सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो हम कह सकते हैं वो नाउन या प्रोनाउन डेटिव केस में है। तो इसी को सिंपली हम डेटिव केस कहते हैं। अगला है दोस्तों पॉजेसिव केस, या जिसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। पजेसिंग द नाउन, यानी कि अधिकार रखने वाले नाउन। देखिए दोस्तों, आपने कई बार कई वाक्य सुने होंगे, यह फोन मेरे भाई का है, ये मेरी बहन की क्लिप है, यह मेरे फादर का फोन है, यह मेरे फ्रेंड की बुक है। तो इनमें कॉमन चीज क्या निकल के आई? का, के, की, यानी कि
जब किसी सेंटेंस में का के की का सेंस आए किसी नाउन के लिए, तो उसे हम पजेसिव या जेनेटिव केस कहते हैं। जैसे कि इट्स अमित पेन, अमित का पेन, यह अमित का पेन है। इट्स चिल्ड्रंस टॉय, यह बच्चों का खिलौना है। तो दोनों ही सेंटेंसेस में का या की के का सेंस आता है, तो उसे हम पजेसिव या जेनेटिव केस कहते हैं। यह तीन तरीके से इस्तेमाल होता है दोस्तों। एक तो अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, अकेला अपोस्ट्रोफी लगाकर, और या फिर ऑफ लगाकर। सबसे पहला रूल देखते हैं। अगर कोई अपोस्ट्रोफी एस लगाने पर पजेसिव बन जाए, का के की का सेंस दे, तो हम उसे जेनेटिव या पजेसिव केस कहते हैं। जैसे कि अमित बुक, देखो दोस्तों, अमित की किताब, इसको दिखाने के लिए सिंपली मैंने लिख दिया अमित अपोस्ट्रोफी एस, और फिर वो नाउन जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, अमित बुक, द कैट्स टेल, द टीचर्स पेन, रोहन्स हाउस, द बॉयज बैग। तो इन सभी में जो नाउन है, उससे पहले का के की को दिखाने के लिए कोई दूसरा नाउन जिसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ताकि वो पोजीशन दिखा सके किसी नाउन का, तो उसे हम डेटिव केस या पजेसिव केस कहते हैं। अगला है दोस्तों रूल नंबर 2, प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन एस। अगर कोई प्लूरल नाउन एस से एंड नहीं हो रहा है, तो हम उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं। जैसे कि द चिल्ड्रंस टॉयज, चिल्ड्रन हमें पता है कि एक से ज्यादा बच्चों के लिए होता है, लेकिन इसमें अपोस्ट्रोफी कैसे लगाएंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंस रूम, मेंस रूम, यानी कि मेन एक बहुवचन होता है जिसमें कई व्यक्तियों के बारे में बात होती है, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। इसी तरह वुमेन्स हॉस्टल, द पीपल्स चॉइस, द माइसेस हॉल्स। तो इन सभी में जो हमारा नाउन है, वो एक प्लूरल नाउन है, जो किसी दूसरे नाउन के साथ पोजीशन को दिखा रहा है। तो हम सिंपली, अगर कोई प्लूरल जो नाउन है वो एस से एंड न हो रहा हो, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। अगला है दोस्तों, प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस ऐड ओनली अपोस्ट्रोफी। यानी कि जब हम किसी नाउन की बात करते हैं और उसका पोजीशन किसी दूसरे नाउन के साथ दिखाते हैं, और वो अगर नाउन एस से फिनिश हो रहा है, तो हमारा जो प्लूरल नाउन है उसमें एस के आगे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लग जाता है। जैसे बॉयज बैग, द गर्ल्स स्कूल, द टीचर्स रूम, द प्लेयर्स यूनिफॉर्म, द स्टूडेंट्स बुक। देखिए दोस्तों, इन सभी में बॉय के आगे एस लगा है, गर्ल के आगे एस लगा है, टीचर के आगे एस लगा है, प्लेयर के आगे एस लगा है, स्टूडेंट के आगे एस लगा है। तो इनको का के ये सेंस में दिखाने के लिए सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी ऐड कर देते हैं। अगला है दोस्तों, अगर कोई सिंगुलर नाउन एंड होता है एस से, तो हम अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी अकेले को प्रयोग करते हैं। जैसे क्लासेस, देखिए दोस्तों, क्लास में क्लास एंड हो रही है एस से, तो इसमें सिंपली लगा दिया एस। द बॉसेस डिसीजन, बॉस बॉस में एस आ रहा है, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा दिया। द ग्लासेस एस, द ग्लासेस एज, इसमें ग्लास के एंड में एस आ रहा है, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। द बस, बसेज कंडक्टर, यानी कि बस के आगे एस आ रहा है, तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। द एक्ट्रेस परफॉर्मेंस, तो एक्ट्रेस मतलब इसमें भी एस आ रहा है, तो इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो इस तरह से जब कोई प्लूरल नाउन एंड होता है एस से, तो हम सिंपली उसके आगे अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, या फिर अकेला अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाने से भी वो आपका का के की का सेंस देता है, यानी कि पजेसिव
नाउन बन जाता है। अगला है दोस्तों रूल नंबर 5, जॉइंट पोजीशन, यानी कि एस अपोस्ट्रोफी एस ऑन द लास्ट नाउन ओनली। जब आपका एक ही फ्रेज में दो सब्जेक्ट, या आप कह सकते हो दो नाउन हो, तो और वो एक ही चीज को मेंशन करें, जैसे कि राम एंड श्याम हाउस, यानी कि जो हाउस है वो राम का भी है और श्याम का भी है, तो दोनों को कॉमनली का की सेंस में दिखाने के लिए जो हमारा एंड के बाद दूसरा जो नाउन है उसमें अपोस्ट्रोफी ऐड कर दिया। जैसे कि रमित एंड जैसे कि अमित एंड रोहित शॉप, अमित की और रोहित की दुकान, यानी कि दुकान दोनों की है, इसीलिए रोहित का सेंस दिखाने के लिए रोहित के आगे सेकंड जो नाउन है उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाया। द टीचर एंड स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट, तो जो प्रोजेक्ट है वो स्टूडेंट और टीचर दोनों का है, तो दूसरे नाउन के आगे यानी कि स्टूडेंट के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। द फादर एंड मदर्स कार, माँ और पापा की कार, तो का के की का सेंस लगाने के लिए कार चूंकि दोनों की है, माय फादर और मदर की, तो मदर के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाया। आगे है दोस्तों रीता एंड सीताज रूम, सीता और रीटा का दोनों का रूम एक ही है, तो दोनों के लिए सिर्फ एक में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे जो कि सबसे लास्ट में आया है। अगला है दोस्तों सेपरेट पोजीशन, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस ऑन ईच नाउन। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन अगर का पोजीशन किसी एक वस्तु के लिए अलग अलग है, तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस सभी सब्जेक्ट या सभी नाउन बोले दो के साथ लगाते हैं। जैसे कि द बॉयज बैग एंड द गर्ल्स बुक, यहाँ पर बॉयज का क्या है बैग और गर्ल्स की क्या है किताब, तो दोनों अलग अलग बातें हो गई, तो अपोस्ट्रोफी एस बॉय में लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस गर्ल में लगा दिया। रवीज हाउस एंड मोहन हाउस, यानी कि रवि का हाउस अलग है, मोहन की दुकान और मोहन शॉप अलग है, तो रवीज हाउस और मोहन शॉप। द टीचर्स चेयर एंड द स्टूडेंट्स डेस्क, यहाँ पे चेयर टीचर की है और डेस्क स्टूडेंट की है, तो दोनों ही अलग बातें हो गई, तो टीचर के साथ अपोस्ट्रोफी एस और स्टूडेंट के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस। माई ब्रदर्स फोन एंड माई सिस्टर्स लैपटॉप, यानी कि ब्रदर किसका क्या है फोन और सिस्टर का क्या है लैपटॉप, तो दोनों ही अलग बातें हो गई, दोनों ही अलग चीजों को पोजेस कर रही हैं, यानी कि अधिकार दिखा रही हैं या ओन कर रही हैं, कुछ भी कहिए दोस्तों, लेकिन वो पजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए उनका या नाउन बनाने के लिए हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस दोनों में ऐड करेंगे। इसी तरह दोस्तों देखते हैं पोजीशन विद लाइफलेस थिंग्स, जैसे कि नॉर्मली लाइफलेस थिंग डू नॉट टेक अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि सामान्यतः जो लाइफलेस यानी कि निर्जीव वस्तु होती हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि पोजीशन विद टाइम, पोजीशन विद डिस्टेंस, पोजीशन विद प्राइस या वैल्यू, पोजीशन विद कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी को देखते हैं। पोजीशन विद टाइम, ए डेज वर्क, एक दिन का काम, 2 डेज हॉलीडेज, टुडेज न्यूज, तो इन तीनों में टाइम की बात हुई, एक में दिन की, दूसरे में सप्ताह की, तीसरे में आज प्रेजेंट की, तो इन तीनों को ही का के दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया। पोजीशन विद डिस्टेंस, अगर किसी डिस्टेंस को दिखाना हो, जैसे कि ए माइल्स वॉक, 5 किलोमीटर्स जर्नी, द 10 मीटर्स रोप, तो इनके लिए हम क्या करते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। देखो दोस्तों नियम वही रहेंगे, जो हमने 3 रूल सीखे वो यही रहेंगे। अगला है पोजीशन विद प्राइस एंड वैल्यू, द 100 रुपीज नोट, द $10 वर्थ, ए वीक सैलरी, पोजीशन विद कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, इंडियाज इकोनॉमी, द कंपनीज पॉलिसी, द स्कूल्स रूल,
अब देखो दोस्तों, कुछ ध्यान देने वाली बात है। अगर नॉन लिविंग थिंग अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो ये बन जाएगा कैसे, द बॉयज बैग, यानी कि बॉय के आगे क्या लगाया, एड अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन लाइफलेस जो थिंग होती हैं उनको दर्शाने के लिए अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल न करके हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द लेग ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल की टांग, यानी कि एक्सेप्शन टाइम, डिस्टेंस, प्राइस, कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपोस्ट्रोफी एस अलाउ होता है। अगला है दोस्तों जेनेटिव केस। जेनेटिव केस किसे कहते हैं, जब हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल न करके हम का के किस के सेंस के लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द बुक ऑफ टीचर इज ऑन द टेबल, यानी कि किसकी, अध्यापक की किताब। यहाँ पर बुक के और टीचर में पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, तो स्काई का कलर दिखाने के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया। लेग्स ऑफ द चेयर्स आर ब्रोकन, यहाँ पर चेयर्स के पोजीशन और लेग्स दिखाने के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया। द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज रिटन ऑन द बोर्ड, यानी कि स्टूडेंट का नाम, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हमने ऑफ का इस्तेमाल किया। द डोर ऑफ द रूम इज क्लोज्ड, यानी कि दरवाजे और रूम के बीच में काके के इस्तेमाल के लिए ऑफ का यूज किया। अगर हम इस अपोस्ट्रोफी ने लगाकर किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ पोजीशन दिखाते हैं तो उसे हम ऑफ का इस्तेमाल करके दिखाते हैं, और जब हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम जेनेटिव केस कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं बाकी के जो यूजेस हैं उनको दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।